Hello everyone, this is Samani. Welcome to the channel. I hope you all are doing good. In this particular video, I will tell you what all things did I do for securing 95 in my board examination, and also the mistake which I made in my final exam that costed me 3 marks. So let's get started. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कंप्लीटिंग एनसीईआरटी। आई नो यह चीज़ आपने हर जगह सुनी होगी कि एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट बिलीव मी गाइस, एनसीईआरटी से ही आपका पूरा जो है पेपर वो बनता है। सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन अब एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर अब मैं बात करूँ डायरेक्ट, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने चले जाओगे है ना किसी भी चैप्टर की, तो देयर आर चांसेस कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि बीच वाले जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, जेनेटिक्स हो गई, बायोटेक की यूनिट हो गई, तो वहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिए गए हैं बायोलॉजी के। ठीक है, तो बेटर होगा कि आप कोई रेफरेंस बुक लें, या फिर जो भी आपके टीचर्स या लेक्चर आप जो अटेंड करते हो, नोट्स बनाते हो, उसमें से आप पहले नोट्स बनाओ, ईजियर वे में उनको समझो, लिखो। फ्लो चार्ट की फॉर्म में आते हो तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखो, नहीं तो आप जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाकर आप पहले उन चैप्टर को समझ लो, एंड देन आप क्या करो, एनसीईआरटी को रीड करो, तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए चैप्टर को समझने के लिए। तो मेन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना मेन पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, कि जो मेन कॉन्सेप्ट है आप उनको पहले करें, एंड देन आपको पूरा चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है पीवाईक्यूज करना। एनसीईआरटी इनफ है 90 प्लस स्कोर करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको 95 प्लस स्कोर करना है या फुल स्कोर करना है, तो उसके लिए पीवाईक्यूज तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज क्या होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं। वहाँ से आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं आपके, और किस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यूज आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त आपको ये गलती नहीं करनी है जो कि मैंने करी थी, विच कॉस्टेड मी 3 मार्क्स इन माई एग्ज़ाम। दिस मिस्टेक वॉज कि मैंने जो पीवाईक्यू सॉल्व किए थे उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो डायग्राम बेस्ड आ रहे थे। तो उसमें डायग्राम बेस्ड में भी क्या आ रहे थे कि हमको बनाना है एम्ब्रियो सैक का डायग्राम। तो मैं घर से वही प्रैक्टिस करके गई थी कि मैंने बार बार एम्ब्रियो सैक का ही डायग्राम बनाया था। अब क्या हुआ, एग्ज़ाम में वहाँ पे जाकर मेरे को जैसे ही वो सामने आया, मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम बनाना था वहाँ पर, लेकिन मैं वहाँ पर कंफ्यूज हो गई और मैंने एम्ब्रियो सैक का डायग्राम वहाँ पर बना दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो बात फिट हो गई थी कि एम्ब्रियो सैक का ही बनाना है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि मैं वहाँ पर जाके कंफ्यूज हो गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि एम्ब्रियो सैक और मेगास्पोरेंजियम में क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वो मुझे घर पे आके रियलाइज़ हुआ कि कितना बड़ा ब्लंडर मैंने कर लिया है, लेकिन ये ब्लंडर आपको अपने एग्ज़ाम में नहीं करना है। ठीक है, और इसलिए आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करते वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होकर सॉल्व करना है कि क्वेश्चंस में दिया क्या गया है ना। क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना है और रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि आपने उस चीज़ में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपने क्या स्टडी किया था, है ना। मेन डायग्राम हो या फिर मेन कॉन्सेप्ट क्या था, कीवर्ड आपको लिखने हैं। अगली चीज़ जो है वो आपकी आती है कि एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं चैप्टर्स आपके 11th के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करूँ तो उन चैप्टर्स को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, जो मैंने अभी बताया कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, है ना। आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। इसके बावजूद आपको क्या करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। पीवाईक्यूज करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स लगाना शुरू कर दो, जैसे कि जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आपका जो सिलेबस है मेरे हिसाब से तो जनवरी तक ख़त्म हो ही जाना चाहिए, एनी हाउ दिसंबर तक तो होना चाहिए। लेकिन अगर दिसंबर तक नहीं हुआ तो आपका जनवरी तक आपका जो सिलेबस है वो आपका पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, ताकि उसके बाद आप क्या करो, सैम्पल पेपर्स पीवाईक्यूज जितने ज़्यादा हो सके टाइम लिमिट के थ्रू आप लगा सको। ठीक है, क्योंकि एंड टाइम में जाकर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हसल हो जाता है चीज़ों का। उस टाइम हमें ये पता नहीं चलता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करूँ या फिर रिवाइज़ करूँ। तो इतने ज़्यादा हसल ना हो सके उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना जो है चैप्टर उसको पहले ख़त्म करिए, सिलेबस पहले ख़त्म करिए, उसके बाद में आप रिवाइज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, उसके साथ में सैम्पल पेपर भी आप लगा सकते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ से क्या बन के आती है आपकी, कि सबसे पहले तो एनसीईआरटी को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज करने के बाद में जो आपका पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर लगाने हैं। सैम्पल पेपर आप टाइम लिमिट के साथ में लगाएंगे। जैसे कि 3 घंटे का पेपर होता है तो आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करें। 2.5 घंटे में आपका हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आधा घंटा फिर आपका वो चेकिंग में
लास्टली बायोलॉजी में आपकी आती है आंसर प्रेजेंटेशन। आंसर प्रेजेंटेशन बायोलॉजी के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। अगर आप डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू अपने आंसर को एक्सप्रेसिव बनाते हो तो टीचर अपने आप ही इम्प्रेस हो जाएगा वहाँ पर। टीचर्स इंटरेस्टेड नहीं होते आपके लेंथी आंसर्स को पढ़ने के लिए, है ना। टीचर्स मेन की पॉइंट्स ढूंढते हैं उनके अंदर, है ना। तो अगर आप लेंथी आंसर्स भी लिख रहे हो तो उनके अंदर जो मेन की पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन करो, ताकि जो टीचर है उनको देखते ही पता चल जाए कि हाँ इस बच्चे को तो आता है ना। पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखो तो वो और भी अच्छा। फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओ और अपने आंसर को है थोड़ा एक्सप्रेसिव बनाने की कोशिश करो। बायोलॉजी में एक्सप्रेसिव आंसर्स कैसे बनेंगे आपके, कि आप डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू अपने आंसर्स को वहाँ पर प्रेजेंट करो। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।